बहुत ही हरियाणा के अंदर एक खुशी की बात है और दूसरा हमारी दुर्गति की बात है। दोनों का बातों का आज खुलासा हम रोहतक की मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश को बताना चाहते हैं कि आज हमारे साथ एक पार्टी पहले भी काम कर रही है जो हिसार से है, लेकिन वो आज उनका प्रोग्राम था, वो बीच में शरीक नहीं हो सके। लेकिन आज दो पार्टियां आपके बीच में हाजिर हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से मेरे सज्जे पासे बैठे हैं भाई राजेंद्र तंवर जी, हमारी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं और अध्यक्ष विदेश गए हुए हैं, वो एक हफ्ते बाद आएंगे। और हमारी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भाई राजकुमार रोलीवाल जी सिरसा से, और जो मेरे खब्बी साइड में बैठे हैं भाई प्रोफेसर महेश जी, राष्ट्रीय भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की तरफ से। आज यहाँ पर दो पार्टियों के पदाधिकारी मंच पर, जांगड़ा साहब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के, और पुष्पा जांगिड़ जी राष्ट्रीय प्रभारी हैं पिछड़ा वर्ग कमेरा पार्टी की, राष्ट्रीय कमेरा वर्ग पार्टी की। आज हम दोनों पार्टियों ने मिलकर के हरियाणा के अंदर जो भेदभाव हो रहा है, जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इंसाफ लोगों को दिलवाने के लिए एक साझा प्रेस वार्ता आज आपके माध्यम से आपके रूबरू होने का फैसला लिया है। ये दोनों पार्टियां और भविष्य में 2-3 पार्टियां हमारे साथ और भी हर रोज वार्ता कर रही हैं कि हम भी आपके साथ लग करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके हरियाणा के अंदर हरियाणा के हितों का और दलित और पिछड़ा वर्ग के साथ जो भेदभाव बरता गया है उसे इंसाफ दिलाने के लिए 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इकट्ठे मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और जनता को इंसाफ दिलाएंगे। जो आज हमारे यहां पर आने का मकसद, 3 दिन पहले जो HCS की भर्ती के रिजल्ट आए देखने में, और जो उनको दिनों दिन एक दिन के अंदर ही उनको चयनित भी कर दिया गया। 61 अभ्यर्थी थे, 61 पदों के लिए जो चयन हुआ उसमें कहीं भी ना SC वर्ग का और ना बैकवर्ड का आरक्षण का कोई प्रावधान उसमें नहीं रखा गया। 61 पदों में से 51 पद जनरल कैटेगरी से भरे गए हैं, जबकि 23% शेड्यूल कास्ट और 27% बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन, 50% तो रिजर्वेशन है। उस 50% रिजर्वेशन का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन जो दिनों दिन 5 घंटे में पास कर दिया था ला EWS का आरक्षण, 60 में से पक्के तौर पर 6 वो तो पूरा किया गया। 44 लोग डायरेक्टली बिना किसी आरक्षण के प्रावधान के भर्ती किए गए और 6 जनरल कैटेगरी से EWS के तहत भर्ती कर दिए गए, और एक मिनोरिटी का लगभग जनरल कैटेगरी से 51 लोग भर्ती हुए हैं, और शेड्यूल कास्ट से सिर्फ 6 हैं 10%, और बैकवर्ड क्लासेस के 4 हैं सिर्फ 6%। इसका मतलब यह हुआ कि 85% लोगों का हिस्सा सिर्फ 16% रह गया है।
अगर रिजर्वेशन की बात करें, आधे पद तो 61 में से 30 पद तो आरक्षित थे, जिन पदों को किसी भी तौर पर कोई भी पार्टी इन लोगों के हितों का, एससी-बीसी के हितों का हनन नहीं कर सकती थी। लेकिन कौन सा फार्मूला मनोहर लाल खट्टर ने बरता है, क्या डायरेक्शन केंद्र सरकार की रही है, आज इसी बात का खुलासा पूरे रोहतक शहर में किया जाएगा। और गरीब जो लोग थे उनके हकों के साथ क्या खिलवाड़ किया गया। जो ये पद हैं, लगभग ये 30 से 35 साल तक सर्विस में रहेंगे और 30-35 साल तक ये इन एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों का खून चूसेंगे कि जिन लोगों ने आज कोई पैमाना नहीं बरता रिजर्वेशन का, तो कल ये क्या पैमाना बरतेंगे। कौन सा फार्मूला इस भर्ती के लिए बरता गया है, इस भर्ती को रद्द कराने के लिए और जातिगत जनगणना के आधार पर के जातिगत जनगणना हो, जिसके ऊपर मनोहर लाल खट्टर जवाब दे रहे हैं कि मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा, जबकि सारी पार्टियां अब जातिगत जनगणना के लिए आतुर हैं और करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर नहीं कराना चाहते। उनके मन में आज भी खोट है और अगले भविष्य के लिए भी खोट है, क्योंकि जिस दिन जातिगत जनगणना हो गई उस दिन लोगों को पता लग जाएगा कि बैकवर्ड की रिजर्वेशन, बैकवर्ड का जो जनसंख्या बल है, बिहार के अंदर जो जातिगत जनगणना हुई उसमें 63% बैकवर्ड बीसी और ओबीसी की संख्या आई है। और इसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट की संख्या भी बड़ी होगी 23% से। लगभग आज हम कह सकते हैं कि 85% लोगों का हिस्सा मात्र 16% है और 15% लोगों का हिस्सा 84% है। इसी बात का खुलासा आज पूरे शहर में किया जाएगा। और सरकार के लिए ये एससी, एसटी, ओबीसी के लोग मर चुके हैं और हमारे लिए ये सरकार मर चुकी है। और जो चीज मर गई होती है उसका सरकार ने तो अपने फैसले से दहन कर ही दिया है। उन्होंने तो हमारी अंतिम संस्कार कर ही दिया है। अब सरकार का अंतिम संस्कार करने के लिए रोहतक के सुखपुरा चौक से बीच बाजारों से होते हुए अंबेडकर चौक के ऊपर इस सरकार का शव दहन किया जाएगा। चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो स्टेट की सरकार है, दोनों सरकारों का अर्थी उठा करके पूरे शहर के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग अपने हितों के साथ लोगों को जागृत करते हुए कि भाई जिसकी जमीर जिंदा है वो आके इस शव यात्रा को कंधा दे और जिसकी जमीर मरी हुई है वो अपने घरों में घुस करके आंखों पे पट्टी बांध ले। और विशेष तौर पे कहूंगा, आज ये बीजेपी के एमपी और एमएलए बैकवर्ड क्लासेस के जो वोट लेकर के हमारे बीच में से इस सरकार के दलाल बन रहे, मैं उन दलालों से विनती करना चाहूंगा कि अगर तुम्हारी कहीं भी जमीर जिंदा है तो इसके ऊपर आवाज उठाओ, और नहीं तो आने वाले चुनाव में हम आपकी जूतों से सेवा कराएंगे। क्योंकि आप लोग सिर्फ इन लोगों को बेचने में लगे हुए हैं, अपने पेट बड़े करने में लगे हुए हैं। आप समाज की हिस्सेदारी की, समाज के हकों की आवाज बनकर के जनता के बीच में नहीं आना चाहते। आप तो चमचागिरी करके अगली टिकट पाना चाहते हैं और टिकटों के दलालों को जनता से क्या सेवा कराई जाएगी, इस बात का खुलासा 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जनता इन दलालों को इनकी औकात दिखाएगी। मैं आज आपके माध्यम से जातिगत जनगणना हो, ये सरकार ये भर्ती रद्द करे और क्रीमी लेयर को समाप्त करे और जो महिलाओं का 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है उसमें ओबीसी महिलाओं, एससी महिलाओं का
कोटा सुनिश्चित करें कि सभी पार्टियां उसको फॉलो करें, अन्यथा जो लोग अभी सरकार में सर्वोपरि है वो अपनी महिलाओं को ही टिकट दिलवाएंगे और वो 33% जो महिला आरक्षण है वो भी जनरल कैटेगरी के हिस्से में ही तब्दील हो जाएगा। मेरा आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिर्फ इतना भर कहना है कि सभी पत्रकार बंधु, चाहे कोई किसी समाज से आया, जब तक ये देश संवैधानिक तौर पर गरीब तबके के हितों का हनन होता रहेगा और आप लोग हमारे जहां मीडिया कर्मी हैं, चाहे मीडिया के अधिकारी और मालिक हैं, और चाहे जनता के एमपी एमएलए हैं, और चाहे जनता है, उन सभी से हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं, सामूहिक विकास, सबका साथ सबका विकास तो तभी चमकेगा जो मोदी जी का खोखला नारा आज ये भर्ती दर्शा रही है। क्या मोदी जी को वो दिखाई नहीं दिया सबका साथ सबका विकास के 85% SC/BC में से सिर्फ 10 ही आदमी लगेंगे और 15% लोगों की हिस्सेदारी आज 51% हो जाएगी। जो की पोस्टें हैं, जो जनता को इंसाफ देने और लेने के लिए, क्या यही लोग इंसाफ दे सकते हैं? हमारे लोगों के में अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो आज मैं इतना कहते हुए अपने साथ जो आज गठबंधन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने किया है, इसमें और भी पार्टियां जो सम्मिलित होंगी, हम अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके जिस पार्टी का जहां उम्मीदवार मजबूत होगा उसे वहां मैदान में उतारा जाएगा। और हम भविष्य में और भी लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। उन सबको साथ लेकर के इन भाइयों को इंसाफ देने के लिए हम काम करेंगे। जो इस देश को, जो गौतम बुद्ध का देश है, जहां समानता, भाईचारा, बराबरी की बात है, वही हमारे इंसान का संविधान का धर्म था। लेकिन आज जिस धर्म का खुलासा हो रहा है वो धर्म धंधा बन के रह गया। हम धंधे से अलग संविधान की बात करते हुए आप सभी का धन्यवाद करते हैं और विनती करूंगा कि हमारे साथ जो पार्टी आज शामिल हुई है, प्रोफेसर महेश जी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी से, वो भी 2 शब्द आपके बीच में रखेंगे। बता दो। सही करो पगड़ी में इसी में थोड़ा सा। पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार, जय भीम। आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की गठबंधन की प्रेस वार्ता है, जिसमें आप सबके पहुंचने पे मैं धन्यवाद भी करता हूं और आप सबको बधाई भी देता हूं। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम कुमार जांगड़ा जी, हमारी राष्ट्रीय प्रभारी पुष्पा जांगिड़ जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई नीरज कुमार जाटव जी, राष्ट्रीय महासचिव चौधरी जगमाल सिंह जी जो हमारे अम्बाला लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं, हमारे संगठन महामंत्री डॉक्टर राजेश मेहंदिया जी जो हिसार से चल करके आए हैं, RS गौतम जी हमारे प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन हैं, राष्ट्रीय कैशियर है, चौधरी रहीस खान जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं और हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के इंचार्ज भी हैं, बाकी सभी तमाम साथी, राजाराम वाल्मीकि जी, सांझरवास जी जो हमारे मिशनरी गायक कलाकार भी हैं, और तो ये सभी साथी आज यहाँ पर इस गठबंधन का हिस्सा बने हैं। तो जैसा कि आदरणीय राजकुमार सैनी साहब, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तमाम बातें आप लोगों के बीच में रखी है, तो उन बातों को ज़्यादा ना दोहरा करके, रिपीट ना करके, उन बातों का पूर्ण समर्थन करके, क्योंकि आज ये बातें जो मुद्दे ये गठबंधन लेकर के चला है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे की टीम है। इन दोनों की एक ही मानसिकता है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश को संविधान दे करके गए हैं, उस संविधान को कैसे खत्म किया जाए। आज संविधान विरोधी लोग इस लोकसभा, इस संसद भवन में और अन्य प्रदेशों की विधानसभाओं के अंदर मौजूद है। ये जो अभी जो HCS की भर्ती का जो मामला है, ये इनकी जातिवादी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। संविधान ने
सबको हिस्सेदारी दी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी की बात आरक्षण के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में दी, लेकिन उस हिस्सेदारी को समय समय पर कांग्रेस और बीजेपी ने खाने का काम किया है, कत्ल करने का काम किया है। तो उसी बात को, उस मानसिकता को दर्शाते हुए इस हरियाणा प्रदेश के अंदर और अन्य प्रदेशों के अंदर पूरे देश में यह होता रहता है, जिसकी वजह से आज लाखों नौकरियों का बैकलॉग हरियाणा प्रदेश के अंदर खाली पड़ा है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की बात हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास की बात हो, चाहे वो माइनॉरिटी की बात हो। और हरियाणा के साथ साथ पूरे देश के अंदर करोड़ों नौकरियों का जो बैकलॉग पड़ा है, वो खाली पड़ा है। वो इसी तरह का समय समय पर जब हक और अधिकारों पर डाका डालने का काम किया है, उससे वो बैकलॉग इकट्ठा हुआ है। जहां तक बात है महिला आरक्षण की, तो महिला आरक्षण तो एक छलावा है, और ये बीजेपी सरकार हमेशा से ही छलावा करके लोगों का ध्यान भटकाने की राजनीति करती है। तो महिला आरक्षण की चर्चा करके पहले तो उसको 2029 के अंदर इनको देने के लिए कहा, तो फिर 2024 के अंदर तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो खामे खा उस बात को लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए और उसको भी अपनी मानसिकता दिखाते हुए उसके अंदर कोई जातिगत आरक्षण नहीं किया। तो उस बात के ऊपर भी ये गठबंधन अपना पूरा प्रदेश भर में आंदोलन चलाएगा, चाहे बैकलॉग की बात हो, चाहे कोटा आरक्षण को खाने की बात हो, चाहे वो अन्याय और अत्याचार की बात हो, चाहे वो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात हो। प्रमोशन में रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन खट्टर सरकार ने किया है, लेकिन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, ये गठबंधन अपील करता है और उसको चेताता भी है मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार को कि जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके तहत प्रमोटेड कर्मचारियों की सूची जारी करे और हर हफ्ते सूची जारी करे। सिर्फ नोटिफिकेशन तो पहले 3 महीने पहले भी आया, उससे पहले भी आया, लेकिन नोटिफिकेशन देकर के सरकारें सो जाती है। तो जैसा सैनी साहब ने कहा कि ये सरकारें जिनके लिए एससी, बीसी और माइनॉरिटी मर चुका है, तो उनके लिए अब ये सरकारें मर चुकी है और आने वाले समय के अंदर ये आंदोलन उग्र रूप लेगा। और आंदोलन उग्र रूप लेकर के और जो समान विचारधारा की जो पार्टियां हैं उनको इस गठबंधन के अंदर और शामिल किया जाएगा और शामिल करके बड़ी मजबूती से बीजेपी, कांग्रेस, इंडिया, एनडीए, जो ये ठगों का जो गठबंधन बन रहा है, इसका अंत किया जाएगा और ये गठबंधन आने वाले समय में सरकार बनाएगा। जब सरकार बनेगी तो बीजेपी, कांग्रेस की जो तानाशाही, पूंजीवादी और जो गरीब मजदूर की विरोधी जो नीति है उसको समाप्त किया जाएगा, उसका अंत ये गठबंधन करेगा। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगामी जो कार्यक्रम होगा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का, वो समय समय पर आप लोगों के बीच में रखा जाएगा। आप इतनी बड़ी संख्या में पत्रकार महोदय आए हैं, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी और ये गठबंधन आप लोगों का पुनः धन्यवाद करता है। जय भीम, जय भारत। कोई सवाल आप लोग? अभी देखिए 11% की हिस्सेदारी है। मेरे पास पेपर पड़े थे, शायद किसी की जेब में हो, रखते नहीं हमारे। राम कुमार जी, किसी के पास पेपर पड़ा, मैं दिखाना चाहता हूँ। बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी अभी तक पूरे देश में ऑन एवरेज 11% हुई है। क्लास 1, 2, 3, 4 मिला करके 11.25% की हिस्सेदारी है अभी तक की बैकवर्ड क्लास की। और शेड्यूल कास्ट की हिस्सेदारी है 13% और 1.5% है माइनॉरिटी। अभी तक 85% लोग सिर्फ 25% की हिस्सेदारी में हैं और 15% लोग 85% का हिस्सा अभी 25% है और 15% का हिस्सा 85% है। अब इस 75% है। और आज की इस भर्ती ने यह खुलासा कर दिया है कि 61 पदों में से 51 पद जनरल कैटेगरी को दिए गए हैं। बस इसी से आप एवरेज निकाल सकते हैं कि बैकवर्ड क्लास की 6% है, 6.41, और शेड्यूल कास्ट की हिस्सेदारी है 10%। अब आप 16% में देखिए, जो 52 या 60% आबादी बैकवर्ड की और 23% शेड्यूल कास्ट की है, तो ये 80-85% लोगों की पोजीशन आपकी इस मोदी जी की सरकार और खट्टर जी की सरकार की पोल खोल रही है। और वो अति पिछड़ा किस लिए हमारे को लोगों को वर्गलाता है, इसका जवाब जनता देगी। केंद्र की सरकार इसी बात से क्योंकि हमारे तो स्टेट में मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के आए कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, इससे अवसाद फैलेगा। अवसाद तो आपने फैला रखा है। अगर सभी का जातिगत जनगणना होने के बाद इस देश का प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर कोई भी बने,
किसी भी जात का बने, जब हम सभी के हिस्से सुनिश्चित कर देंगे, हर जाति में पढ़े लिखे नौकरी लोग हैं और 5-4% सर्विस सारी होती है, इतने लोग हर जाति में मिल जाते हैं अपने हिस्से के मुताबिक, तो ये भेदभाव और ये फिरका परस्ती भी खत्म हो जाएगी। मेरी जात का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा, मेरी जाति को फायदा होगा। जब जातिवाद ही खत्म करना हो तो जातिगत जनगणना करो, जनसंख्या अनुपात में सबको सुनिश्चित करो, अपने आप जातिवाद खत्म हो गया, ये भेदभाव खत्म हो जाएगा। और कोई खट्टर साहब पे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि उसने भक्षण जो किया है। अब खट्टर साहब ने जो किया, हमने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो बीजेपी सरकार आपके सामने ये पैमाना हमारे प्रदेश के हाई कोर्ट का है, आंकड़ा ग्रुप वाइज कैटेगरी वाइज, ये जो मैं आंकड़ा दिखा रहा हूं, ये हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा था और सरकार ने जारी किया है। इसमें जनसंख्या का तो पैमाना कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये जरूर दिखाई दिया कि बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी 11.25% है। अब बताइए, वो मनोहर लाल खट्टर जी बैकवर्ड क्लासेस के या सब जनता के हितैषी थे, तो हमारे हिस्से अभी की भर्ती में कह रहा हूं, और पीछे जो जुडिशरी में 5 जज भर्ती किए उसमें ओबीसी का कोई लिया ही नहीं गया। ये जब भी भर्ती होती है, इसको ये लोग सिर्फ वोट नजर आते हैं, इनका हिस्सा नजर नहीं आता। बताइए, अब मनोहर लाल खट्टर की क्या आरती उतारें? आज उतारेगी जनता आरती, यहाँ रोज तक की अर्थी ठाक है जो है ना, जब लोग चलेंगे तो वो पूरे बाजार में बताते जाएंगे कि भाई बैकवर्ड क्लासेस के लिए इस सरकार ने अंतिम कलमा पढ़ दिया है और उनका 10% हिस्सा सिर्फ इसी का मिला करके हुआ। क्यों नहीं देना चाह रही? जनरल कैटेगरी को क्यों वेटेज दे रही सरकार? जनरल कैटेगरी में सरकार के सारे एमपी एमएलए मैक्सिमम वही लोग होते हैं, और इनका कोई रक्षक अगर कोई 5-4 एमपी एमएलए या कोई मंत्री संतरी बना हुआ भी है, वो अगली टिकट ना कट जाए, इसलिए वो सरकार की मूक दर्शक बनकर इन कुठाराघात नीतियों का समर्थन करते रहते हैं और आके समाजों में कहते हैं मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। अब के इनके जूते पड़ेंगे, जनता पूछेगी कि भाई जब तुम सो रहे थे, जब ये सारे एचसीएस भर्ती हो रहे थे, जो जिन्होंने ट्रेनिंग लेकर बीडीओ भी बनना है, तहसीलदार भी बनना है, सभी पदों पर ये रह करके फिर जाके एचसीएस बनेंगे, आप नहीं है। इसमें तो सीधा सीधा अभी सभी को अपना रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था। अगर ये लोग रेजिग्नेशन देने की बजाय एक शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं जुटा रहे, तो ये दलाल ही हैं, और क्या कहेंगे इनको। जनता के बीच में और सरकार के बीच में सिर्फ दलाली कर रहे हैं। आजकल एक क्या बनाएगा कांग्रेस वाले, तो 4 मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि लगभग जो है ना 36 जाति है, तो 36 जातियों के 35 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री बनाते हैं, इससे हमें क्या मिलने वाला है। अभी हमारे साथ में वामसेव के जो भारतीय मुक्ति मोर्चा और कई पार्टियों का साथ में चल रहा है विचारधारा के, जो इस सेम विचारधारा के लोग हैं, वो सभी लगभग एक प्लेटफार्म पे आएंगे, और ये मैं कह सकता हूं कि भविष्य में ये थर्ड फ्रंट के रूप में आपके सामने खड़ा मिलेगा 2024 के इलेक्शन में। अच्छा राजकुमार जी, ओबीसी के रिजर्वेशन तो सिर्फ कागजों में 27% दिखा रखी। देखिए ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन इसी भर्ती में देख लें, उसके 6 पद, उनमें 61 में से 6 पद कन्फर्म कर दिए गए, जबकि बैकवर्ड क्लास के 27% की जगह सिर्फ 4 पद। ये कौन सा पैमाना उठा के लाए? कहाँ है ओबीसी का रिजर्वेशन? किसी एमपी मनी, एमएलए मनी, सरपंच मनी, जिला परिषद या कहीं चेयरमैन मनी, कहाँ है रिजर्वेशन ओबीसी की? देखिए इस हालात में आप देखिए, मैं वोटों की खेती नहीं करता। वोटों की खेती करने वाले लोग आज भी दलाली कर रहे हैं सरकारों की, पार्टियों की। मैंने बंसीलाल के समय में 5 भर्तियों के बाद विरोध किया, पार्टी से निकाले। हमने जब सच बात, सही बात, हिस्सेदारी की बात, समाज की रखने की बात आई,
तो उसने पार्टी से हटाए, हमने फिर बंसीलाल हटा दिया। ओम प्रकाश चौटाला सत्ता में आ गए। ओम प्रकाश चौटाला 3200 जेबीटी टीचर लगाता है। 70% मेरिट SC BC की थी, वो लिस्ट फाड़ के अपने लोग लगा दिए जिन्होंने टेस्ट भी नहीं दे रखे थे। 10 साल की जेल काट के अभी आया। उस सरकार में भी हम मंत्री बने थे। विरोध के कारण जो है टिकटें भी कटी और लोगों को बाहर में, हमारे जैसे लोगों को 3 लोगों को बाहर निकाल दिया। यही पोजीशन अब भजनलाल की कहें, इसी कांग्रेस पार्टी की। जब हमने टिकट हमारे को 2005 का मिला तो भजनलाल ने वो टिकट जा करके स्पेशली कटवाया, क्योंकि ये फिर SC BC की बात कर आगा लापेगा। मैंने घर पे जाके भजनलाल को कहा था कि अब जिस दिन ओथ लेगा चीफ मिनिस्टर की उस दिन बताना। ऊपर गया, कोई जेल में गया, कोई ऊपर गया। ये तो 3 लाल तो निपट चुके हैं। निपटा तो हमने चौथा लाल भी दिया था, क्योंकि 80 से 40 पे आ गया था। लेकिन जो इसे जमुना पार भेज रहे थे उन्होंने इनको ग्लूकोज दे दिया, नहीं तो निपट करके हमारी तरफ से तो निपटा हुआ था और बाकी का अब निपटाएंगे। सैनी जी, मुद्दों की राजनीति की बजाय ना जाति की राजनीति होने लग रही है पूरे देश में। जाति की राजनीति नहीं, जाति के आधारित संविधान को मोड़ दिया गया है। अगर इस भर्ती को देखेंगे, जो की पोस्ट हैं, जनता का काम, जनता के फैसले, जनता का सम्मान, ये की पोस्टें हैं। SDM, तहसीलदार, BDO, थानेदार, DSP, यही सरकार है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो सरकार और प्रशासन के बीच में एक कड़ी है। जनता का तो इन लोगों ने ही इंसाफ देना लेना है। ये एक ही समाज के जब लोग बैठे होंगे, एक ही वर्ग के लोग बैठे होंगे, तो 85% लोगों को इंसाफ कौन दिलाएगा? कैसे भरोसा हो? ये जाति की राजनीति नहीं हो रही। आप बैठेंगे ऑटो में सवारियां, मैं आपको एक दिन ऐसा दिखा दूंगा काशीराम जी की तरह कि ये लोग सड़क के ऊपर खड़े रह जाएंगे और दोनों हाथों से पीटेंगे कि काश हमने जनता के साथ ये बेईमाना ना किया होता। इतना कह सकते हैं कि समय लगता है। बीजेपी को भी कांग्रेस को डिगाने के लिए 40 साल लगे। अभी हमारी पार्टी तो 6 साल की है। मैं कह सकता हूं ये जो मोबाइल है इसकी उम्र अभी 10 साल है। 2012 में आया टच फोन। जिस दिन ये 20-22 साल का होगा ये कहीं खड़े भी नहीं पाएंगे जो भेदभाव करने वाले लोग हैं। इसने खुलासा कर दिया है, आप लोग जो भेजेंगे कोई छापेगा नहीं छापेगा, चलाएगा नहीं चलाएगा, इसका भरोसा हमें बहुत कम रहता है। लेकिन दिख जाएगा, आपके कहने से कोई चलाएगा नहीं चलाएगा वो तो शाम को पता लग जाएगा। लेकिन इतना कह सकता हूं, आज मीडिया भी अपना रोल जिस दिन अदा करना बंद कर दिया तो ये फिरका परस्ती बदअमनी इस प्रदेश के अंदर, कामगार भूखा है, किसान है जहां मजदूर है, ये बदअमनी आपके जो चौथा स्तंभ था, जब उस स्तंभ ने अपनी ड्यूटी कमजोर कर दी और मुंह देख के टीके निकालने लगे तो प्रजातंत्र खत्म हो गए। मीडिया को दोष देते हैं। राजनेता अपनी गरिमा को भूल गए, जो सिर्फ अपने पैसे बटोरने के लिए राजनीति कर रहे हैं। मैंने 3 बार सत्ता में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जब फैसला आया था तो इतनी बड़ी पार्टी जो कहती है मेरे 15 करोड़ सदस्य है, ये कहां खड़ी पाई गरीबों के हक के लिए और रिजर्वेशन लागू कर ही नहीं पाई। हम कह रहे थे जिस दिन कि भाई अगर रिजर्वेशन देनी है तो क्यों ना जनसंख्या अनुपात में 100% आरक्षण कर दिया जाए। एक मुद्दा था और एक मुद्दा था बोलने दो राजेंद्र सिंह। यही एक मुद्दा था हमारा, 100% आरक्षण। आज यही बात कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम जनसंख्या अनुपात में जातिगत जनगणना करा के देंगे। क्यों भाई? आज आपके पास 4 स्टेटों में सरकार है, दे दो। 4 स्टेटों में हमारे पास आज सरकार है। अगर आपने जातिगत जनगणना करानी है, जातिगत जनगणना के हिसाब से टिकटें बांट दो। कांग्रेस वाले टिकटें बांटे, हमें पता लग जाएगा। हमारा ये मुद्दा सबसे ऊपर है, जातिगत जनगणना और जनसंख्या अनुपात में 100% आरक्षण हो। हमने कहा ब्राह्मण बनिए ठाकुर का विरोध किया। जो भाई कह रहा कि आप ब्राह्मणों के विरोधी हैं, 100% में कौन सी जाति पीछे रह गई? 100% में तो ऑल ऑफ सडन जो है ना, मैं ये कह सकता हूं कि मैंने किसी जाति को ही नहीं छोड़ा। मैंने कहा था ब्राह्मण बनिए ठाकुर पंजाबी 4 ही जातियां रहेगी।
अगर जटों को आरक्षण चाहिए तो इनको भी आरक्षण में लो, जनसंख्या की गिनती कराओ और सबको आरक्षित कर दो। जब चुनाव नजदीक आता है तो इसका प्रमाण आपके सामने लोगों को वो जहर लगता है जो हम अपने लोगों के लिए हिस्सेदारी की बात करते हैं, आटा गूंदी हिल्दी क्यों। बस यही पंजाबी की जो कहावत है, जिसको हम सच बताते हैं लोग उसे जहर बताते हैं। आज बताया ना, ये जहर उगल रहा है आप लोगों के लिए, तो ये जहर नजर आ रहा है। तो जिस तरह से आप हिंदू धर्म को दुकान बताते हैं, ठेकेदार बताते हैं, क्या आपकी आस्था नहीं है हिंदू धर्म में? आप ये बताइए, आस्था तो आप गोबर पे करो, पत्थर पे करो, आप करो जिसमें हमने कब रोका। हमने ये बात कही कि ये देश में प्रधानमंत्री जाके कहता है मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, वहां तो पूरी की पूरी एक ही बात कही गई थी कि भाई समानता, बंधुता, सबका कल्याण, बराबरी, यही तो धर्म था। उस धर्म को किसने अधर्म में बदल दिया? जो स्वार्थ के लोग थे। जो बातें अतीत में थी वो कम होती जा रही हैं, आज समाज नजदीक आ रहा है। कहीं न कहीं आप लोगों के जो वक्तव्य हैं, आप लोगों की जो भाषा है, वो और दूरी नहीं बना रहा है समाज में। हम भेद, अंधविश्वास और भेदभाव के खिलाफ हमारी आवाज है, बुलंद है रहेगी। जो अंधविश्वास है उसके खिलाफ है, भेदभाव के खिलाफ है। इसके अलावा हमने किसी जाति को या किसी वर्ग को या किसी कास्ट को हमने ना कभी, हमने जब 100% की बात कह दी, कैसे कह सकते हैं? अंधविश्वास किसे कहते हैं? अंधविश्वास उसे कहते हैं जो लोग मतलब तार्किक नहीं है और आदमी उसमें उलझा रखा है। क्या है तार्किक, क्या नहीं? अरे अब अगर आप इसका खुलासा करें, आज का जो मुद्दा है, आप जानबूझ के उधर डाइवर्ट कर रहे हैं। एक मिनट एक मिनट सर, ऐसा है, सामाजिक न्याय है, आपके सामने भेदभाव के खिलाफ है। हम सामाजिक न्याय की जंग लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। यही हमारा मुद्दा है, इसके अलावा हमारा कोई मुद्दा नहीं है। इसी को लेकर के आंदोलन आगे बढ़े। भैया मान्यवर साहब की उठा यार चाय के लिए बोला ना पत्रकार, आप सारे नीचे नीचे और दो बात समझाओ लोगों को, जो भाई साहब ये हरियाणा सरकार, कट्टर सरकार पहले ही मर चुकी है। उनकी कट्टर की अनुमति की सोनीपत निवासियों से निवेदन है, निवासियों से निवेदन है को कब्जा दे। वैसे आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई दिखेंगी और पार्टियां शामिल होती हुई इसके अंदर नजर आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुष्पा शर्मा जानी, राष्ट्रीय प्रभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी की और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अपनी सुरक्षा पार्टी की, और एक बहुत बड़ा BCA से रिलेटेड भी परिचय है मेरा। अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राजनीतिक प्रकोष्ठ। जो मुद्दे थे वो दोनों पार्टियों के एक जैसे और उन मुद्दों के तहत राष्ट्रीय गठबंधन हुआ, क्योंकि एक जैसी दोनों की लड़ाई है। तो गठबंधन के माध्यम से अगर ये लड़ाई लड़ी जाएगी तो बहुत सकारात्मक रूप से रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छे कार्यक्रम रहेंगे। अब आने वाले टाइम में 21 तारीख को भी प्रोग्राम
एक अभी पानीपत में भी ऐसा ही प्रोग्राम रखा तो 29 तारीख को मेरा अपना गुड़गांव में प्रोग्राम है, आपको भी आमंत्रित करती हूँ उसके लिए। और वो भी यही मुद्दों पे है, BCA की जो BCA का जो आरक्षण है उसके रिगार्डिंग है, जातिगत जनगणना पे आधारित है। और जो ये महिलाओं का आरक्षण बिल जो पास हुआ है, ये क्या वास्तव में आरक्षण है या एक लॉलीपॉप है 2024 के इलेक्शन के बाद देना जाएगा। तो ये मुद्दे लेकर के हम सब आ रहे हैं आपके साथ और हम सक्सेसफुल होंगे। जी देखिए, आज जो कांग्रेस की सरकार के बाद हमने सोचा था कि बीजेपी शायद कुछ अच्छा करेगी, लेकिन बीजेपी ने उससे भी बदतर हालत कर दी। कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटियाँ बची? पहलवान बेटियों का आपने हाल देख लिया, जंतर मंतर पे कितने टाइम तक बैठी रही। अभी मणिपुर में क्या हालात हुए हैं उसको कोई नहीं देखना चाहता। इजराइल की मदद करने तो चले हैं, लेकिन अपने देश में जो इजराइल बना हुआ है उसका कोई ध्यान नहीं देना चाहता। आशा वर्कर यहाँ भी कहीं धरने पर बैठी हैं, रोजाना धरने पर बैठती हैं। 4,000 रुपये इनकी सैलरी है और 4,000 में हमारे घर में कोई मेड काम नहीं करना चाहती। फिर आशा वर्कर क्यों 1 महीना लगाती हैं बेचारी? 10-10 रुपये उनको सेंसस इकट्ठा करने के दिए जाते हैं। किसान आंदोलन पर रहे, उनका डिसीजन किया गया और बोला गया कि आपका ये काम लागू क्या आज तक हुआ? लागू नहीं हुआ। आप पत्रकारों के ऊपर भी लगाम लगा दी गई है। अभी न्यूज़ रूम में दिल्ली आप जाकर देखिए, ईडी की रेड पड़ी है। जो इनके पक्ष में लिखते हैं बोलते हैं तो ठीक है, अगर थोड़ा सा भी विरोध में बोला या सच बोला तो उनके ऊपर ईडी की रेड डाल देते हैं। कौन सा ये पत्रकारों का तो एक बहुत बड़ा स्तंभ है प्रजातंत्र का, उसको भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कौन खुश है आज के टाइम में? सफाई कर्मचारी रोजाना धरने पर बैठे होते हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे क्योंकि उनकी बातें नहीं मानी जाती। 33% के आरक्षण की बातें हुई है, कहाँ लागू हुआ? अभी हमारे क्लर्क भाई एक वेतनमान प्यारे रहे, क्या वो लागू हुआ? कोई भी चीज़ लागू नहीं हो रही है, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो उसके बाद और कोई चारा हमारा रह नहीं जाता कि जो तबका इतना बड़ा है, जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई जाती? अब देखिए बिहार में 63% निकल के आए हैं। बिहार में जो 63% निकला है, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि बाकी राज्यों में ये संख्या उससे भी ज़्यादा निकलने वाली है। इसीलिए नहीं कराना चाहते जातिगत जनगणना, क्योंकि सारी योजनाएं जातिगत जनगणना के आधार पर ही निर्भर होती हैं, तो वो करेंगे नहीं। अगर ये जनगणना का आंकड़ा बाहर आ गया तो इनकी पोल खुल जाएगी, जो इनके हित में नहीं है। तो हम इन्हीं मुद्दों के लिए आज यहाँ पे लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं जातिगत जनगणना कराई जाए ताकि सबकी जो हिस्सेदारी निकल कर आए, उसके हिसाब से सबको हिस्सा मिले। और BCA का जो आरक्षण किया है उसके अंदर पूरा उसको लागू किया जाए, सही तरीके से किया जाए। महिलाओं का जो आरक्षण इन्होंने किया है उसमें भी BCA का और SC कैटेगरी का सबका आरक्षण निहित किया जाए। और जो भी चीज़ें ये लागू कर रहे हैं 2026 से क्यों, 24 के इलेक्शन में क्यों नहीं? जो महिला आरक्षण है 24 से क्यों नहीं कर रहे, 26 में क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं 24 में करें इसको, ताकि अभी लाभ मिले। तो ये सब मुद्दे लेकर हम चल रहे हैं और ये लड़ाई अब आगे आगे बढ़ेगी, कम नहीं, जब तक इनका